हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। श्री श्याम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, जो भी भाई वेटनरी से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो आज अपने इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पे वेटनरी फोर्सेस के जितने भी एग्जाम होते हैं उनसे संबंधित आपके लिए दोस्तों महत्वपूर्ण क्लासेज और इन्फॉर्मेशन डाली जाती है। तो चलिएगा दोस्तों, आज की क्लास में अपन बात करेंगे जो आपका वेटनरी यानी लाइव स्टॉक असिस्टेंट राजस्थान की पशुधन सहायक की जो वैकेंसी आती है उसका जो एग्जाम हुआ था 2016 के अंदर सबसे पहले एग्जाम हुआ था। तो इसमें दोस्तों दो एग्जाम आपके करवाए गए थे, एक तो टीएसपी एरिया का पेपर हुआ था और एक जनरल बाकी नॉन टीएसपी का हुआ था। तो आज अपन बात करेंगे जो टीएसपी पेपर था ओल्ड क्वेश्चन पेपर, उसके बारे में बात करेंगे। 2016 का पेपर अपन सॉल्व कर रहे हैं। चलिएगा साथियों, आज की क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अपना क्वेश्चन आता है कि ओस्टियोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है। अस्थियों का अध्ययन, जोड़ों का अध्ययन, पेशियों का अध्ययन या दोस्तों हृदय एवं रक्त वाहिनियों का अध्ययन। तो दोस्तों ओस्टियोलॉजी जो होती है वो किसका अध्ययन कहलाती है? अस्थियां यानी जो बोन्स का अध्ययन किया जाता है जिस शाखा के अंतर्गत वो ओस्टियोलॉजी कहती है। अर्थात अपन बोल सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर बोन्स हड्डियों का अध्ययन किया जाता है ओस्टियोलॉजी कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों। अगला क्वेश्चन आता है आपका, अस्थि के छिद्र जिनमें से रक्त वाहिनियां या तंत्रिकाएं गुजरती हैं क्या कहलाती हैं? कि हड्डी के अंदर एक ऐसा छिद्र होता है जिसके अंदर से जो ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं, वो गुजरती हैं। तो उस दोस्तों छिद्र को क्या बोला जाता है? तो राइट आंसर जो आपका है वो हो जाएगा आपका फोरामेन, जिसे बोला जाता है। अर्थात हड्डी के अंदर एक ऐसा छिद्र पाया जाता है जिसके अंदर से रक्त वाहिनियां और तंत्रिकाएं गुजरती हैं। उस छिद्र का नाम क्या होता है? फोरामेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है आता है आपका, कोशिका का शक्ति ग्रह कहलाता है यानी पावर हाउस ऑफ सेल्स, यानी कोशिका का जो शक्ति ग्रह है, ऊर्जा ग्रह है, वो कौन सा अंग कहलाता है? दोस्तों जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये कोशिका का शक्ति ग्रह कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो गोवंश होती हैं, कैटल होती हैं, उन पशुओं में जो कशेरुक दंड का सूत्र होता है वो क्या कहलाता है? तो साथियों जो गोवंश होती हैं उनमें सर्वाइकल भी जो बोन होती है वो 7 होती है, थोरेसिक 13 होती है, L6 होती है, S5 और कोक्सियल जो पुच्छ कशेरुकाएं होती हैं वो 18 से 20 उपस्थित होती हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना राइट आंसर करेंगे इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अग्रपाद में नहीं पाई जाने वाली अस्थि होगी। दोस्तों ऐसी अस्थि का आपको नाम बताना है जो आगे के पैर में नहीं पाई जाती है। इसके अलावा भी अग्रपाद में पाई जाती है, हुमरस भी पाई जाती है और मेटाकार्पस भी पाई जाती है। अर्थात जो ऑप्शन नंबर डी आपका होगा ये अग्रपाद में नहीं पाया जाता है। ठीक है साथियों, क्लास अच्छी लग रही है तो फिर से बोल रहा हूँ, सभी भाई चैनल पे अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएंगे, ज्यादा से ज्यादा क्लासेस को शेयर करेंगे। ठीक है, इसके बाद में साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, सही कथन को पहचान करना है अपने को इसमें। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में जो सही कथन होगा आपका कौन सा होगा, देखिएगा दोस्तों कि जो बायां फेफड़ा होता है वो बाएं फेफड़े की तुलना में जो दायां फेफड़ा होता है वो बड़ा होता है। तो दोस्तों यही ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात अपन बोल सकते हैं बाएं फेफड़े की तुलना में दायां फेफड़ा थोड़ा अधिक बड़ा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है आपका, कंडरा किसको जोड़ने का कार्य करती है? तो दोस्तों जो कंडरा होती है ये मसल्स जो होती हैं उनको बोन से जोड़ने का कार्य करता है। अर्थात मांसपेशी से अस्थि को जोड़ने का कार्य कौन करती है? कंडरा अस्थि करती है साथियों। ठीक है, इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से शरीर के पाचन तंत्र का भाग नहीं होगा? ग्रसनी, प्लीहा, गुदा या जो माउथ मूव है। तो दोस्तों जो आपका प्लीहा है, स्प्लीन है, ये आपका पाचन तंत्र का भाग नहीं होता है। और घर्षणी, गुदा और मुंह ये तीनों के तीनों दोस्तों डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट हिस्से होते हैं। ठीक है,
इसके बाद में देखिएगा साथियों, मूत्र में हीमोग्लोबिन की उपस्थिति क्या कहलाती है। यानी दोस्तों जो आपका पेशाब है उसके अंदर एचबी या हीमोग्लोबिन आ रही है तो उसकी उपस्थिति को अपन क्या बोलेंगे। तो दोस्तों जो हीमोग्लोबिन यूरिया होता है, ये मूत्र के अंदर अगर हीमोग्लोबिन आ रहा है, उसकी उपस्थिति है, तो उस पशु को हीमोग्लोबिन यूरिया हो जाता है। अर्थात बोल सकते हैं मूत्र के अंदर हीमोग्लोबिन की उपस्थिति को हीमोग्लोबिन यूरिया बोला जाता है। ठीक है। इसके बाद में देखिएगा साथियों, ब्लड रक्त का सामान्यतः पीएच मान कितना होता है। राइट आंसर लगाएंगे 7.4 जो होता है ये रक्त का सामान्य पीएच होता है साथियों। ठीक है। इसके बाद में अगला जो अपना क्वेश्चन आता है वो देखते हैं कि नेफ्रॉन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन होती है। यकृत, वर्कक की, फेफड़े की या वृषण की। जो नेफ्रॉन होता है वो किसकी संरचनात्मक एक क्रियात्मक इकाई होती है। तो दोस्तों वर्कक जो किडनी की अपन बात करें, अर्थात क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि वर्कक किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, नेफ्रॉन। इसमें आपसे उल्टा पूछ लिया है, जो नेफ्रॉन होती है वो किसकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा वर्कक किडनी की जो संरचनात्मक इकाई होती है कौन, नेफ्रॉन। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, अगला क्वेश्चन आता है मादा के ताव यानी गर्मी में आने पर अधिक सक्रिय एवं प्रभावशाली हार्मोन कौन सा होता है। कि अर्थात जब मादा पशु हीटिंग में आती है, ताव में आ जाती है, तो उस दौरान दोस्तों कौन सा जो हार्मोन होता है वो अधिक सक्रिय और प्रभावशाली हार्मोन होता है। तो दोस्तों जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है ये मादा के हीटिंग में आने के दौरान अधिक सक्रिय एक्टिव हो जाता है और प्रभावशाली भी हो जाता है। कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बकरी में यौन आरंभ की अनुमानित आयु कितनी होती है। अर्थात जो बकरी होती है वो किस उम्र की अवस्था में परिपक्व हो जाती है, प्यूबर्टी एज को धारण कर लेती है। अर्थात अपन यौन आरंभ अवस्था किस अवस्था को बोलते हैं, जब पशु सहवास करने के लिए, मैटिंग करने के लिए एकदम कंप्लीट परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। तो दोस्तों जो बकरी होती है ये 4 से 12 माह के अंदर दोस्तों परिपक्व यौन आरंभ की आयु उपस्थित कर लेती है। ठीक है। इसके बाद में अपन बात करेंगे मध्य चक्र को बांटा जा सकता है। जो हीटिंग पीरियड होता है उसे कितने चरणों में बांटा जा सकता है। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा मध्य चक्र को 3 भागों में बांटा जा सकता है। कितने टुकड़ों में, कितने भाग में बांट सकते हैं मध्य चक्र को, 3 भागों के अंदर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंसुलिन का स्रावण कहां पर होता है। अग्नाशय में, आमाशय में या यकृत में। तो यह लार ग्रंथियों में। तो दोस्तों जो इंसुलिन होता है इसका जो स्रावण होता है अग्नाशय से होता है, पैनक्रियास से होता है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका इंसुलिन का स्रावण अग्नाशय में होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन है आपका है गर्भकाल के दौरान आपको देखना है कि कौन एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है इसका स्तर कम होता है या बढ़ता है, या प्रोजेस्टेरोन का होता बढ़ता है या घटता है। ठीक है। देखिएगा दोस्तों जो गर्भकाल होता है पशु का, गर्भकाल के दौरान एस्ट्रोजन तथा जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं इन दोनों का स्तर जो होता है समान होता है गर्भकाल के दौरान। ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि पशु गणना 2012 के अनुसार राजस्थान में भारत के कुल ऊंटों का प्रतिशत कितना है। साथियों अपन बात कर रहे हैं पशु गणना 2012 के अंदर हुई थी। हाल ही के जो डाटा बदल गए हैं उनके लिए भी हम आपके लिए कंप्लीट एक वीडियो बना देंगे। तो अपन बात कर रहे हैं 2012 के अनुसार राजस्थान में भारत के कुल ऊंटों का कितना प्रतिशत उपस्थित है। तो दोस्तों 82% दोस्तों जो भारत के ऊंट हैं वो राजस्थान के अंदर उपस्थित है मेरे साथियों। ठीक है। इसके बाद में
अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी भी कार्य को करके दिखाना को क्या कहते हैं, अर्थात अपन किसी भी कार्य को करके दिखा रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं। तो दोस्तों एक तरीके से अपन उस कार्य का प्रदर्शन कर रहे हैं, अर्थात प्रदर्शन करेंगे तभी किसी भी कार्य को करके दिखाना संभव हो सकता है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, राजस्थान में सबसे बड़ा राज्य स्तरीय पशु मेला कौन सा पशु मेला होता है। तो दोस्तों देखिएगा, गोगामेड़ी पशु मेला, चंद्रभागा पशु मेला, रामदेवरा पशु मेला या साथियों पुष्कर पशु मेला। तो राइट आंसर हो जाएगा जो राजस्थान का सबसे बड़ा राज्य स्तर का मेला होता है वो कौन सा होता है, चंद्रभागा पशु मेला जो होता है सबसे बड़ा राज्य स्तरीय पशु मेला हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, अगला क्वेश्चन है आपका है श्रव्य साधन है, अर्थात श्रव्य साधन क्या होते हैं, जो केवल सुनाने का कार्य करते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं अपन रेडियो। तो दोस्तों रेडियो जो होता है केवल और केवल सुनाने का कार्य करते हैं, अर्थात अपन राइट आंसर करेंगे जो रेडियो होता है श्रव्य साधन का प्रकार होता है। बात करें अपन टेलीविजन के, तो दोस्तों ये श्रव्य और दृश्य दोनों प्रकार का साधन होता है, अर्थात ये दिखाने और सुनाने का कार्य करता है। सिनेमा भी जो होता है सुनाने और दिखाने का दोनों का कार्य करता है, अर्थात अपन इसमें बात कर रहा है श्रव्य साधन की ओनली हो बात कर रहा है, तो रेडियो जो होगा ये ओनली और श्रव्य साधन होता है। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा साथियों, एकल पृष्ठ पर प्रसार सामग्री क्या कहलाती है, जो एक पन्ने पर छापी जाती है वो प्रसार सामग्री क्या कहलाती है दोस्तों, लिफलेट जो होता है केवल और केवल एकल पृष्ठ एक पन्ने के ऊपरी भाग पर ही दोस्तों छापी जाती है, उसके पीछे भी कुछ भी नहीं छापा जाता है, ओनली फॉर पृष्ठ भाग पर एक ही पन्ने पर जो छापी जाती है कौन सी कहलाएगी, लिफलेट प्रकार की सामग्री कहलाती है। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा साथियों, क्वेश्चन क्या है अपना अगला, प्रसार शिक्षण के कितने चरण होते हैं, 3 चरण, 4 चरण, 5 चरण या दोस्तों 6 चरण। तो राइट आंसर जो आपका होगा प्रसार शिक्षण होती है, जो प्रसार एजुकेशन होती है इसके 6 चरण होते हैं। कितने होते हैं, 6 चरण। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं किसी कार्यक्रम या योजना की सफलता के लिए क्या आवश्यक होता है, व्यापक प्रचार, जन सहभागिता, दोनों या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो साथियों जो कोई भी कार्यक्रम होती है योजना होती है उसमें सबसे बढ़िया तो उसका प्रचार होना चाहिए और उसके बाद में दोस्तों लोगों की सहभागिता यानी लोगों की सहायता भी उसके अंदर होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर करेंगे, व्यापक प्रचार और जन सहभागिता दोनों ही इसमें होने चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, पशु गणना 2012 के अनुसार सर्वाधिक गोवंश कौन से जिले के अंदर स्थित है। तो दोस्तों जो उदयपुर जिला है इसके अंदर सर्वाधिक गोवंश स्थित है, कौन सी पशु गणना के अंदर, जो 2012 के अंदर जो पशु गणना हुई थी इसके दौरान दोस्तों उदयपुर जिले में सर्वाधिक गोवंश उपस्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वह रोग जो नर और मादा दोनों पशुओं में पाया जाता है कौन सा रोग कहलाता है। तो दोस्तों जो ब्रुसेलोसिस जो डिजीज होती है ये मेल एंड फीमेल दोनों के अंदर पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, वह संक्रामक रोग जो किसी छोटे क्षेत्र में पशुओं की बड़ी संख्या में विशेष तरीके से फैलता है, कि वह संक्रामक डिजीज जो एक छोटे क्षेत्र में पशुओं की बड़ी संख्या में फैलता है और स्पेशल विशेष तरीके से फैलता है। तो दोस्तों जो एपिजूटिक डिजीज जो होती है ये एक छोटे क्षेत्र में पशुओं की बड़ी संख्या में और स्पेशल तरीके से फैलने का कार्य करती है एपिजूटिक डिजीज। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जिंजीवाइटिस क्या होता है। कि दोस्तों जो जिंजीवाइटिस होता है किस प्रकार की समस्या होती है, तो अर्थात जो मसूड़ों में सूजन आ जाती है उस सूजन को क्या बोला जाता है, जिंजीवाइटिस, अर्थात मसूड़ों में सूजन आने को क्या कहलाते हैं, जिंजीवाइटिस कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कार्बोहाइड्रेट एवं वाष्पीकृत वसीय अम्ल के उपापचय या मेटाबॉलिक डिजीज में गड़बड़ी से पैदा होने वाला जो रोग होता है वो कौन सा होता है, कार्बोहाइड्रेट और वाष्पीकृत वसीय अम्ल की जो उपापचय क्रिया होती है उसमें गड़बड़ी से पैदा होने वाला रोग कौन सा होगा साथियों, मिल्क फीवर, कीटोसिस
एनीमिया या पाइका। तो दोस्तों जो कीटोसिस है ये कार्बोहाइड्रेट और वाष्पिक अर्थवसीय अम्ल की गड़बड़ी के कारण से दोस्तों पैदा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, शरीर के प्राकृतिक छिद्र जैसे कि नाक, मुंह, गुदा से रक्त स्रावण विशेष लक्षण किस बीमारी का होता है? अर्थात ऐसी बीमारी कौन सी होती है जिसमें जो शरीर के प्राकृतिक छिद्र होते हैं उनसे रक्त ब्लड बाहर आने लग जाता है। तो दोस्तों लंगड़ा बुखार जो होता है इसके अंदर जो प्राकृतिक छिद्र होते हैं उनसे रक्त बाहर निकलने लग जाता है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा, लंगड़ा बुखार का रोग कारक कौन सा होता है? तो दोस्तों इस जो डिजीज है ये लंगड़ा बुखार, तो दोस्तों ये क्लॉस्ट्रिडियम चौवाई के कारण से दोस्तों पशुओं में फैलने का कार्य करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोफोबिया का प्रमुख लक्षण कौन सा होता है? तो दोस्तों जो रेबीज होती है, रेबीज के कारण से दोस्तों हाइड्रोफोबिया होता है, जो कि दोस्तों ये जहरीले जानवर लार स्रावित करते हैं ज्यादा, उन पशुओं की लार के अंदर उपस्थित होता है, उनके काटने से ये दोस्तों रोग होता है रेबीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से रक्त परजीवी रोग कौन सा नहीं है? तो दोस्तों जो साल्मोनेलोसिस होता है ये रक्त परजीवी रोग नहीं होगा। ठीक है, बाकी तीनों की तीनों एनाप्लाज्मोसिस, बबेसियोसिस और थैलेरियोसिस जो होते हैं ये रक्त परजीवी रोग होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 साल्मोनेलोसिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, आसपास की पेशियों व रक्त वाहिनियों की क्षति के साथ में होने वाला फ्रैक्चर कौन सा होता है? तो दोस्तों जो कंपाउंड फ्रैक्चर होता है ये अपनी आसपास की जो पेशियां होती हैं, ब्लड वाहिनियां होती है, उनकी क्षति के साथ साथ में दोस्तों होने वाला फ्रैक्चर होता है कौन सा? कंपाउंड फ्रैक्चर। ठीक है, इसके बाद में साथियों अपन बात करेंगे जो ऑटोक्लेव होता है। ऑटोक्लेव क्या होता है? एक प्रकार का उपकरण होता है जिनके अंदर दोस्तों उपकरणों को निसंक्रमित किया जाता है। तो दोस्तों ऑटोक्लेव जो होता है किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो साथियों यह उच्च दाब और वाष्प के सिद्धांत पर कार्य करता है ऑटोक्लेव। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन आता है आपको, लिग्नोलोकेन जो लिग्नोकेनेन होता है ये क्या होता है? एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, निश्चितक या विसंक्रमक? तो दोस्तों लिग्नोकेनेन जो होता है एक प्रकार का निश्चेतक पदार्थ होता है। ठीक है, इसके बाद में साथियों अपना अगला क्वेश्चन जो है कि निम्नलिखित में से अनअवशोष्य सीवन पदार्थ नहीं है। अनअवशोष्य अर्थात जो अवशोषित नहीं किया जाता है नहीं होगा, यानी आपको ऐसा पदार्थ छांटना है जो अवशोषित नहीं किया जा सकता। सिल्क वर्म गट, कैटगट, लिनेन या दोस्तों रेशम का धागा। तो अपना आंसर हो जाएगा जो कैटगट धागा है ये अनअवशोष्य सीवन पदार्थ नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करेंगे बछड़ों में निष्क्रियाकायन हेतु उपयुक्त आयु कौन सी होती है? अर्थात बछड़ों के अंदर निष्क्रियाकायन किस उम्र के अंदर दोस्तों कर देना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा 4 से 10 दिन के अंदर दोस्तों ये क्रिया कर देनी चाहिए बछड़ों के अंदर। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगले उपकरण के बारे में। ट्रोकार कैनुला उपकरण का उपयोग प्राय गोवंश में उपचार हेतु किया जाता है। कि जो एक उपकरण होता है ट्रोकार कैनुला, तो दोस्तों ट्रोकार कैनुला उपकरण का उपयोग प्राय किस लिए किया जाता है? डिस्टोकिया के लिए, आफरा के लिए, ईसोफेगस में रुकावट के लिए या ट्रोमेटिक रेटिकुलाइटिस के लिए। तो साथियों जो ट्रोकार कैनुला होता है इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? आफरा से संबंधित दोस्तों आफरा को ठीक करने के लिए ट्रोकार कैनुला का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, डोकिंग से अभिप्राय है बाल काटना, सींग काटना, खुर काटना है दोस्तों पूंछ को काटना। तो अर्थात दोस्तों ये जो डोकिंग होती है एक प्रकार की सर्जरी होती है। तो दोस्तों जो पशुओं को सुंदर दिखाने के लिए की जाती है। दोस्तों जो डोकिंग है
ये पशु की पूंछ को काटने से संबंधित है। अर्थात दोस्तों किस जानवर में ज्यादा देखने को मिलती है? डॉग के अंदर जो कुत्ते होते हैं उनको सुंदर दिखाने के लिए दोस्तों डॉकिंग की जाती है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा, गोली या तीव्र नोक वाले हथियार से होने वाला घाव कौन सा कहलाता है? तो साथियों जो वेदित घाव होता है ये गोली या तीव्र नोक वाले हथियार से होने वाला घाव होता है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, दाने में सामान्यतः क्रूड फाइबर कितना होता है? दोस्तों जो दाना होता है उसके अंदर क्रूड फाइबर 18% से कम होता है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, सही कथन क्या होगा? चारे के बारे में आपको बताना है साथियों। दोस्तों जो चारा होता है चारे में क्रूड फाइबर 18% से तो अधिक होता है तथा जो टीडीएन होता है वो 60% से कम होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही राइट हो जाएगा इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से उत्पन्न कैलोरी कितनी होती है? कि 1 ग्राम जो वसा है उसका जो पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाएगा तो उससे दोस्तों कितनी कैलोरी उत्पन्न होती है? राइट आंसर हो जाएगा 9.3 किलो कैलोरी दोस्तों उत्पन्न होती है 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, सर्वाधिक टीडीएन वाली पत्तियां कौन सी होती हैं? तो दोस्तों जो शुभ मूल की पत्तियां होती हैं इनमें सर्वाधिक टीडीएन की मात्रा उपस्थित होती है। ठीक है, टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं। ठीक है, हे बनाने में सूखे हरे चारे में नमी की मात्रा अधिक नहीं होनी चाहिए। जब हे बनाते हैं अपन तो उसके अंदर जो सूखा हरा चारा होता है उसमें नमी की मात्रा कितनी से अधिक नहीं होनी चाहिए? ठीक है, 60% से अधिक, 40% से अधिक, 30% से अधिक या 15% से अधिक? राइट आंसर हो जाएगा आपका 15% से ज्यादा नमी की मात्रा नहीं होनी चाहिए जब अपन पशु के लिए हे बना रहे होते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा तो साथियों, एक अच्छे साइलेज में हरे चारे का पोषण मान संरक्षित होना चाहिए। तो दोस्तों जो 80 से 85% है इसमें एक अच्छे साइलेज में हरे चारे का जो पोषण मान है वो संरक्षित रहना चाहिए मेरे साथियों। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है अपना, अगला क्वेश्चन है, भैंस को प्रति 100 किलोग्राम शरीर भार पर दिया जाने वाला योग्य शुष्क आहार की मात्रा कितनी होती है? अर्थात कि जो भैंस होती है जिसका वेट 100 किलोग्राम है तो उस हिसाब से दोस्तों उसको कितना सूखा आहार दिया जाना चाहिए? ठीक है, कितना? 5 किलोग्राम शुष्क आहार दिया जाना चाहिए। अर्थात भैंस आपकी 200 किलोग्राम की है तो उसे 10 किलोग्राम की आवश्यकता होती है, 300 किलोग्राम की है तो उसे 15 किलोग्राम की आवश्यकता होगी। ठीक है, इसी प्रकार से वेट बढ़ेगा तो आपकी आहार की मात्रा भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, वह एंजाइम जो स्टार्च और अन्य कार्बोहाइड्रेट पर कार्य करता है, कि ऐसा कौन सा एंजाइम है जो स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट दोनों पर दोस्तों कार्य करता है? तो दोस्तों एमाइलेज जो है ये स्टार्च और अन्य कार्बोहाइड्रेट पर कार्य करने का कार्य करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, पशुशाला की सफाई के लिए फॉर्मेलिन का कितना प्रतिशत घोल या डोज काम में लिया जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 2 से 5% की जो घोल है पशुशाला की सफाई के लिए फॉर्मेलिन का काम में लिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, डीप लिटर पद्धति में कितनी मुर्गियां एक साथ रखी जा सकती हैं? तो दोस्तों इस पद्धति में 250 जो मुर्गियां होती हैं एक साथ रख सकते हैं डीप लिटर पद्धति में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, 5 से 7 दिन के चूजों में कौन सा टीकाकरण किया जाता है? तो दोस्तों इनमें रानीखेत डिजीज का टीकाकरण किया जाता है। 5 से जो 7 दिन के चूजे होते हैं, बच्चे होते हैं, इनके अंदर रानीखेत डिजीज का दोस्तों टीकाकरण किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में साथियों देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, बछड़ों में रासायनिक विधि से सींग रोधन हेतु कौन सा रसायन काम में लिया जाता है? अर्थात जब बछड़ों में दोस्तों केमिकल विधि से सींग रोधन किया जाता है तो कौन सा रसायन काम में लिया जाता है? पोटेशियम जो नाइट्रेट होता है इसके दोस्तों सहायता से बछड़ों में सींग रोधन किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, गायों के गलघोटू का टीकाकरण कब किया जाता है? अगस्त सितंबर, मई जून, नवंबर दिसंबर या दोस्तों मार्च अप्रैल?
तो दोस्तों जो गायों का गलघोटू होता है इसका वैक्सीनेशन कब किया जाता है? मई से जून के दौरान दोस्तों गाय जो होती है कैटल गोवंश होता है, गलघोटू बीमारी का दोस्तों वैक्सीनेशन किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, फैरोइंग क्या होती है? तो दोस्तों ये पशु के ब्याने की क्रिया होती है। अब कौन से पशु के ब्याने की प्रक्रिया को दोस्तों फैरोइंग बोला जाता है? तो दोस्तों जो सुवरी होती है उसके ब्याने की जो क्रिया होती है उसे फैरोइंग बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की सबसे महीन ऊन वाली भेड़ की नस्ल कौन सी होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जो चोकला नस्ल की भेड़ होती है, तो दोस्तों सबसे महीन ऊन वाली भेड़ होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऊंट को प्रतिदिन कितने लीटर पीने के पानी की आवश्यकता, यानी ऊंट जो होता है प्रतिदिन कितने लीटर पानी की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों ऊंट को प्रतिदिन 100 लीटर पानी की आवश्यकता होती है पूरी दैनिक क्रियाएं करने के लिए। अर्थात पीने की बात करें तो दोस्तों 20 से 40 लीटर आप इसमें राइट आंसर करेंगे, लेकिन प्रतिदिन की बात करें टोटल सारी उसे क्रियाएं करने के लिए 100 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, गायों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जो गाय होती है उनके अंदर जो गुणसूत्रों की संख्या होती है 60 होती है। 62 की बात करें तो दोस्तों ये किसके अंदर होती है? गधे के अंदर। 64 गुणसूत्र जो होते हैं ये आपके हॉर्स घोड़े के अंदर होते हैं। 54 बात करें बकरी के अंदर होते हैं। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों अगले क्वेश्चन पर बात करें, समसूत्री विभाजन में कितनी अवस्थाएं होती है? दोस्तों जो समसूत्री विभाजन होता है इसके अंदर कितनी अवस्थाएं होती हैं? 4 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अनुवांशिकी के पितामह हैं? तो दोस्तों ग्रेगर जॉन मेंडल है, ये अनुवांशिकी जेनेटिक्स के दोस्तों फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, सगे भाई बहनों में प्रजनन निम्न में से क्या कहलाता है? जो सगे भाई बहन होते हैं उनके अंदर अगर प्रजनन हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा? आंसर बताएंगे दोस्तों फटाफट से। तो दोस्तों इसे क्लोज प्रजनन बोला जाता है, अर्थात जो सके भाई बहन है, खास भाई बहन है, उनके अंदर प्रजनन मैटिंग हो रही है, सहवास हो रहा है, तो वो क्लोज प्रजनन के दौरान आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी प्रजनन पद्धति से नई नस्ल पैदा की जाती है? आउटक्रॉसिंग से, क्रॉस ब्रीडिंग से, इनब्रीडिंग से, या ग्रेडिंग अप की सहायता से? तो दोस्तों कौन सी प्रजनन पद्धति होती है जिससे नई नस्ल पैदा होगी? जो क्रॉस ब्रीडिंग होती है, अर्थात अपन क्रॉस करवा करके नई नस्ल पैदा कर सकते हैं। ठीक है, ग्रेडिंग अप जो होती है इससे अपन पीढ़ी का दोस्तों क्या कर सकते हैं? शुद्धिकरण कर सकते हैं, 7 से 8 पीढ़ियों में प्योर ब्रीड अपन बना सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, इरिटेबिलिटी को किस चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है? तो दोस्तों आपकी इरिटेबिलिटी जो होती है H² से दोस्तों प्रदर्शित की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, आरएनए राइबोन्यूक्लिक अम्ल यूरेसिल किस नाइट्रोजन बेस के स्थान पर होता है? यूरेसिल जो होता है आरएनए के अंदर कौन से नाइट्रोजन क्षारक के स्थान पर उपस्थित होता है? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, या दोस्तों थाइमिन के स्थान पर? तो राइट आंसर हो जाएगा जो आपका थाइमिन होता है, टी की जगह क्या होता है? यू होता है, यानी यूरेसिल पाया जाता है आरएनए के अंदर। और बात करें डीएनए की, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, तो वहां पर दोस्तों जो नाइट्रोजन क्षार होगा वो थाइमिन उपस्थित होता है, आरएनए के अंदर यूरेसिल उपस्थित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात करेंगे, डीएनए का मॉडल किसने दिया था? रॉबर्ट कोच, सेनमार्क, एवांस, या वॉटसन क्रिक? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डीएनए का जो मॉडल है वॉटसन और क्रिक के द्वारा दोस्तों दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, टी आकार का गर्भाशय किस मादा में पाया जाता है? गाय के अंदर, कुतिया के अंदर, या साथियों घोड़िया बकरी के अंदर? टी आकार का
जो गर्भाशय होता है ये घोड़ी मेयर के अंदर दोस्तों उपस्थित होता है। ठीक है, इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है साथियों आपका, निम्न में से किस में कोटिलिडन प्रकार का जट नहीं पाई जाती है? घोड़ी, गाय, बकरी या दोस्तों भेड़ के अंदर? तो राइट आंसर हो जाएगा घोड़ी के अंदर। बाकी गाय, बकरी, भेड़ के अंदर कोटिलिडन प्रकार की जट पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वह मादा जो कभी गर्भित नहीं होती है क्या कहलाती है? अर्थात वह मादा जो कभी भी गर्भावंतित नहीं हो सकती वो क्या कहलाती है? यूनिपेरा, नलीपेरा, प्राइमीपेरा या प्लेरीपेरा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऐसी मादा जो कभी भी गर्भ धारण नहीं कर सकती है नलीपेरा कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, गायों में बेंगस डिजीज को क्या कहते हैं? तो दोस्तों जो गाय होती हैं उनके अंदर जो ब्रुलोसिस जो डिजीज होती है उसे बेंगस डिजीज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, डॉग सिटिंग डिस्टोकिया में हमें क्या देखने को मिलता है? तो दोस्तों जो पश्चपाद होते हैं वो आगे की तरफ झुक जाते हैं या आ जाते हैं, डॉग सिटिंग डिस्टोकिया में हमें यही देखने को मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कार्पस ल्यूटियम से स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा होता है? तो दोस्तों जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है कार्पस ल्यूटियम से दोस्तों स्रावित किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, मध्य चक्र की सबसे लंबी अवस्था कौन सी होती है? तो दोस्तों जो डाइस्ट्रस जो अवस्था होती है, कौन सी? डाइस्ट्रस जो अवस्था होती है ये मध्य चक्र हीटिंग पीरियड की सबसे लंबी अवस्था होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कृत्रिम गर्भाधान के लिए एक मिनी स्ट्रा में कितना सीमन की मात्रा उपस्थित होनी चाहिए? तो दोस्तों 0.5 ml एक मिनी स्ट्रा के अंदर सीमन की मात्रा उपस्थित होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, औषधियों में स्रोत एवं पहचानने के अध्ययन को क्या कहते हैं? जो औषधियां होती हैं उनके अंदर कौन सा तो स्रोत होता है और उनको पहचान करने का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसे अपन फार्मेकोगनोसी बोला जाता है। फार्मेकोगनोसी जो होती है औषधियों के स्रोत और उनको पहचान करने का जो अध्ययन होता है वो कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, उपचार पर्ची में बीआईडी यानी बिड का अर्थ क्या होता है? अर्थात एक दवा को दिन में 2 बार लेना ही दोस्तों बीआईडी का उपचार पर्ची में ये अर्थ होता है, दिन में 2 बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, औषधियां जो लार श्रावण को बढ़ाती है क्या कहलाती है? कि ऐसी औषधियां जो लार के श्रावण को बढ़ाती हैं वो किस प्रकार की औषधियां कहलाती हैं? साइलोगोगस औषधियां दोस्तों कहलाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, उपचार पर्ची के किस भाग में यह निर्देश होता है कि औषधि कब और कैसे लेनी है? तो दोस्तों जो सिग्नेचर भाग होता है उपचार पर्ची का, ट्रीटमेंट और पर्ची का, तो उसके जो सिग्नेचर पार्ट होता है, हिस्सा होता है, उसमें ये निर्देश होता है कि औषधि कब और कैसे लेनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वे औषधियां जो गर्भाशय की चिकनी पेशियों को शिथिल करती हैं क्या कहलाती हैं? तो दोस्तों ये इकोबोलिक्स कहलाती हैं, अर्थात गर्भाशय की चिकनी पेशियों को शिथिल करने वाली औषधियां इकोबोलिक्स औषधियां कहलाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ाने के लिए किस प्रकार की औषधि उपयोग में ली जाती है? तो दोस्तों हीमोनेटिक्स जो औषधि होती है ये दोस्तों रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ाने के लिए काम में ली जाती है। कौन सा? हीमोटिनिक्स जो औषधि होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, अगला क्वेश्चन है आपका, सांप के जहर की बहुत अच्छी प्रति औषधि कौन सी होती है? तो दोस्तों इसके लिए पोटेशियम परमैंगनेट जिसे आप लाल दवा के नाम से भी जानते हैं, MnO4 भी जिसे आप बोलते हैं, वो सांप के जहर के लिए अच्छी प्रति औषधि होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कौन से धातु का यौगिक पशु को देते हैं जिससे विटामिन B12 के निर्माण में सहायता मिलती है? तो दोस्तों उसके लिए कोबाल्ट क्लोराइड का यौगिक दिया जाता है ताकि पशु के अंदर विटामिन B12 का निर्माण में सहायता मिल सके। तो साथियों ये आपका 2016 का जो टीएसपी एरिया था उसका जो एग्जाम हुआ था, तो ये उसका क्वेश्चन पेपर था विद सॉल्यूशन।
इसके बाद में अगली क्लास में अपन बात करेंगे 2016 का जो जनरल एरिया का पेपर हुआ था उसके बारे में। साथियों, क्लास अच्छी लग रही हो तो सभी भाइयों के पास में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।